दोस्तों आइए अब चलते हैं शाहजहां के काल से लगभग 100 साल और पीछे बाबर के काल की तरफ। 1526 से 1530 का समय और ताजमहल का जिक्र खुद बाबर द्वारा। दोस्तों इस एविडेंस के बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो। 1526 में समाप्त हुए पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था और मार दिया था। दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा करके बाबर ने उन सारे महलों को भी अपने अधीन कर लिया जो इब्राहिम लोधी के जीवन काल में उसके कब्जे में रहे थे। अब बाबर अपने खुद के लिखे संस्मरण में जो उसने चागताई टर्किक भाषा में लिखा था और जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1826 में जॉन लेडन और विलियम अर्स्काइन ने किया था, उसमें लिखता है कि गुरुवार 10 मई 1526 को उसने आगरा पहुंचने पर इब्राहिम लोधी के महल में निवास किया। दोस्तों जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बाबर के संस्मरणों का ओरिजिनल इंग्लिश ट्रांसलेशन है और ये इंटरनेट आर्काइव पर मौजूद है। कुछ आगे बाबर लिखता है कि 11 जुलाई 1526 पर ईद मनाई गई, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसने इब्राहिम के महलों के बीच में स्थित गुंबद वाले भवन में, जिसके चबूतरे पर पिलर्स या स्तंभ लगे हुए हैं, उसमें एक भव्य जश्न का आयोजन किया। बाबर लिखता है कि उसका बेटा हुमायूं भी उस जश्न में शामिल था। दोस्तों पूरे आगरा में आज भी ताजमहल के अलावा ऐसी कोई इमारत है ही नहीं जिसमें राजमहलों के बीच एक ऊंचे गुंबद वाला भव्य भवन हो जिसके चबूतरे पर स्तंभ लगे हों। बल्कि ताजमहल में आज भी मुख्य भवन के दाईं और बाईं ओर दो बिल्कुल एक जैसी राजमहल नुमा इमारतें हैं जिन्हें आज मस्जिद और मेहमान खाने के नाम से बुलाया और बताया जाता है। और बाबर खुद लिखता है कि 1526 से पहले इब्राहिम लोधी दो इमारतों को अपने राजमहल के तौर पर इस्तेमाल करता रहा था। बाबर आगे लिखता है, जश्न के ही दिन वहां 13 बार जोरदार वर्षा हुई और अन्य लोगों के लिए जो ठहरने की जगह थी वो सब पानी में डूब गईं। दोस्तों कुछ ऐसा ही जिक्र 1652 में औरंगजेब ने शाहजहां को लिखे अपने पत्र में भी किया है, जो मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं। फ्रेंड्स, ये है मशहूर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ द्वारा लिखी किताब अकबर द ग्रेट मुगल। उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में ही विंसेंट स्मिथ लिखते हैं कि बाबर 1530 में अपनी मृत्यु तक गार्डन पैलेस यानी अपने उद्यानों वाले महल परिसर में ही रहा था। अगर हम स्कूल में पढ़े हुए इतिहास की बात करें तो हमें यही पढ़ाया जाता है कि आगरा के लगभग सभी स्मारक बाबर के पोते अकबर, उसके बाद जहांगीर और फिर शाहजहां ने ही बनवाए थे। तो सवाल यह है कि जिस महल में अकबर का दादा बाबर अपनी मृत्यु तक रहा और जो अपनी बनावट, स्वभाव और निर्माण स्थान तीनों में ही ताजमहल जैसा था, वो किसने बनाया था, कब बनाया था और अब वो कहां गया? अगर शाहजहां से 100 साल पहले इब्राहिम लोधी और बाबर ताजमहल में ही रहे थे तो ये प्रमाण इस तथ्य की पुष्टि करता है कि ताजमहल एक मंदिर परिसर था जिस पर इस्लामी आक्रांताओं ने भारत के अन्य मंदिरों की तरह ही जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। आइए अब जानते हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद क्या हुआ और उसके बेटे हुमायूं का ताजमहल से क्या संबंध है। बाबर की बेटी और हुमायूं की बहन गुलबदन बानो ने अपने जीवन काल में हुमायूं नामा लिखा था और इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया था ब्रिटिश इतिहासकार एनेट बेवरिज ने। तो बाबर की बेटी गुलबदन बानो पेज नंबर 109 पे लिखती है कि 26 दिसंबर 1530 को उसके पिता बाबर का देहांत हो गया और उन्हें अस्थायी रूप से यमुना पार रामबाग यानी आराम बाग में दफनाया गया। दोस्तों ये साबित करता है कि बाबर ने ताजमहल परिसर में ही दम तोड़ा, क्योंकि ताजमहल से यमुना पार करें तो आज भी आराम बाग स्थित है जहां बाबर के शव को अस्थायी रूप से रखा गया था और बाद में बाबर की ही अंतिम इच्छा अनुसार उसे काबुल में स्थायी तौर पर दफना दिया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि बाबर की मौत के 3 दिन बाद ही उसके बेटे हुमायूं की ताजपोशी बाबर के महल यानी ताजमहल में होनी थी और इसका प्रमाण भी हमें हुमायूं नामा में ही मिलता है। गुलबदन बानो के अनुसार
शुक्रवार 29 दिसंबर 1530 को आगरा में हुमायूं राजगद्दी पर बैठा और उसी दिन हुमायूं का भाई हिंदल भी काबुल से आगरा आया। ताजपोशी के वर्णन में गुलबदन लिखती है कि इमारते तिलिस्म में ऑक्टैगनल यानी अष्टकोणीय कमरों में समारोह हुआ, जिसके बीच में एक अष्टकोणीय टैंक या गड्ढा भी था जिसमें लड़के लड़कियों और कलाकारों को बिठाया गया। उसी कक्ष में एक रत्न जड़ित सिंहासन पर हुमायूं की ताजपोशी हुई। गुलबदन लिखती है कि हुमायूं की ताजपोशी और उसके बाद भाई हिंदल की शादी की दावतें शानदार इमारते तिलिस्म के अष्टकोणीय भवन के अष्टकोणीय कक्षों में हुई। दोस्तों, पहली बात, हम सब जानते हैं कि ताजमहल एक अष्टकोणीय भवन है। अष्टकोण हिंदू आस्था में अति शुभ माना जाता है और ये अष्ट दिक्पालों का प्रतीक है। इस शैली की बनी कई छतरियां, बुर्ज और गर्भगृह आपको भारत के अनेकों किलों और मंदिरों में देखने को मिल जाएंगे और इस्लाम का अष्टकोण से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ताजमहल के अतिरिक्त आज भी आगरा में कोई अष्टकोणीय भवन नहीं है। दूसरी बात, गुलबदन बानो ने खुद लिखा है कि इस इमारते तिलिस्म के अष्टकोणीय भवन के बीचों बीच एक अष्टकोणीय टैंक या गड्ढा या बेसमेंट था। दोस्तों, एक मुसलमान जो कि तुर्कों के वंश का हो और हिंदू मान्यताओं से नफरत करता हो, वो किसी शिव मंदिर को या गर्भगृह को टैंक या गड्ढा ही कहेगा। और ध्यान दीजिए कि ये वही गड्ढा या बेसमेंट है जहां मुमताज और शाहजहां की असली कब्र बताई जाती है। और नकली कब्रों के चारों तरफ जो जाली लगी है उसका आकार भी अष्टकोणीय है। तो सवाल यह है कि शाहजहां से भी करीब 100 साल पहले ये कौन सी अष्टकोणीय इमारतें तिलिस्म थी जो हुमायूं की ताजपोशी और शाही दावतों के लिए चुनी गई। इतिहासकार मानते हैं कि ये ऑक्टैगनल मिस्टीरियस बिल्डिंग ताजमहल के अलावा कुछ और नहीं हो सकती, जो कि 1530 और उसके बाद भी कुछ समय हुमायूं के कब्जे में रही थी। दोस्तों, इब्राहिम लोधी बाबर से लेकर शाहजहां तक के ताजमहल के इतिहास के बारे में हिस्टोरियंस बताते हैं कि बाबर की तुलना में हुमायूं एक कमजोर शासक था जो चौसा और कन्नौज के युद्ध में शेर शाह सूरी द्वारा हरा दिया गया था। इस हार के बाद हुमायूं कुछ वर्षों तक ईरान भाग गया था। उसी समय ताजमहल भवन आमेर के राजपूतों द्वारा पुनः जीत लिया गया था। 1556 में क्रूर अकबर ने बड़ी कठिनाई से अपना शासन पुनः स्थापित किया था। अकबर ने विवशतावश आमेर के राजपूतों से संधि की थी और उनके घराने से वैवाहिक संबंध भी कायम किए थे। यहां तक कि आमेर के राजा मान सिंह अकबर की सेना के सेनापति भी थे और उन्हीं का महल था राजा मान सिंह का महल, अर्थात आज का ताजमहल और उसका पूरा परिसर, जिसे शाहजहां ने मुमताज के शव को दफनाने के बहाने से राजा जयसिंह से हड़प लिया।